नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1793 की, एक ऐसा कानून जिसने ब्रिटिश रूल के स्ट्रक्चर को और मजबूत किया। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच गवर्नेंस और फाइनेंशियल रिलेशंस को क्लियरली डिफाइन किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इस एक्ट में गवर्नेंस से क्या क्या बदलाव किया गया। तो देखिए, इस एक्ट में बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार का एजेंट थी। वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पर इंडिया में रूल कर रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है रॉयल अप्रूवल इज नीडेड फॉर की अपॉइंटमेंट्स, यानी कि गवर्नर जनरल, गवर्नर्स और कमांडर इन चीफ की अपॉइंटमेंट अब ब्रिटिश क्राउन की अप्रूवल से ही होती थी। पहले ये कंपनी डिसाइड करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है इस एक्ट में गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर दी गई। वो अपनी काउंसिल के डिसीजन को कुछ केसेज में ओवरराइड कर सकते थे। यहाँ पे गवर्नर जनरल का स्टेटस मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर से सुपीरियर था। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर गवर्नर जनरल बंगाल से बाहर होते तो वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए जा सकते थे काउंसिल के सिविलियन मेंबर्स में से। अब हम देखेंगे फाइनेंशियल रिलेशंस में क्या क्या प्रोविजंस लाए गए इस एक्ट से। तो देखिए, इस एक्ट के जरिए कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट को हर साल 5 लाख पाउंड भेजने का ऑर्डर दिया गया, लेकिन इस पेमेंट से पहले कंपनी अपने खर्चे जैसे सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट इंडियन रेवेन्यू से ही कवर करती थी। इसका मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक हिस्सा भी इंडिया के पैसों से चलता था। यहाँ पर एक और नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ जो था होम गवर्नमेंट। तो देखिए, होम गवर्नमेंट का मतलब था लंदन में बैठी वो ब्रिटिश अथॉरिटी जो इंडिया के मैटर्स को कंट्रोल करती थी, जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उनके कुछ मेंबर्स का खर्चा भी डायरेक्टली इंडिया के रेवेन्यू से उठाया जाता था। तो दोस्तों, इस पार्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन और रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।